फटाफट अंदाज में आपने खबरें देखी, अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बात सबसे पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बिहार की चुनावी राजनीति में क्या एक्स फैक्टर बनेंगे, इस सवाल का जवाब 14 नवंबर को ही मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा खुलासा, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 वोटर आई कार्ड मिले हैं प्रशांत किशोर के, और इस मामले में प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 3 दिन में प्रशांत किशोर से जवाब मांगा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वो 2 राज्य हैं जहां दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम बतौर वोटर दर्ज है। तो फंस गए प्रशांत किशोर। 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रशांत किशोर से जवाब मांगा गया है। और बड़ी बात ये जो सूत्र बता रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर ने बिहार में खुद को वोटर बनाने के लिए अर्जी दी, फॉर्म भरा, तो वो फॉर्म 6 उन्होंने भरा। जबकि अगर आप कहीं पर पहले से रजिस्टर्ड वोटर हैं और आप किसी दूसरे राज्य में जाकर फिर से वोटर के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 8 भरना होता है। तो ये वो अनियमितताएं हैं जो सामने आ रही हैं, और इसी को लेकर अब सवाल पूछा गया है, प्रशांत किशोर से जवाब मांगा गया है। और इसको लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान, उनका क्या कहना है प्रशांत किशोर के पास जो 2 वोटर आई कार्ड वाला मामला सामने आया है, सुनिए जरा। प्रशांत किशोर का सर 2 राज्यों में बना हुआ है सर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, पश्चिम बंगाल और बिहार में। उस पे क्या कहेंगे? अब बताइए, दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है। जब खुद के घर शीशे के होना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। दिल्ली में कुछ इलाकों में कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन होने की पूरी तैयारी कर ली गई है। क्लाउड सीडिंग का काम दिल्ली के कई इलाकों में मुकम्मल हुआ है। इसका परीक्षण कर लिया गया है। दिल्ली के बुराड़ी में, करोल बाग में, मयूर विहार सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां कृत्रिम बारिश का परीक्षण किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, तस्वीरें सामने आ गई हैं। कृत्रिम बारिश के लिए देखिए कैसे ये बादलों में केमिकल छिड़काव, और इसके लिए ये सेस्ना विमान है जिससे कानपुर आईआईटी से उड़ान भरी और उसके बाद दिल्ली के आसमान में पहुंचकर ये वो दिल्ली के तमाम इलाके जिसमें मयूर विहार से लेकर बुराड़ी तक का इलाका है, यहां पर क्लाउड सीडिंग कर दी गई है। मतलब बादलों में ये केमिकल का छिड़काव, एक तरीके से मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो बादलों में केमिकल का ये छिड़काव किया गया है जिससे कृत्रिम बारिश हो सके। तो परीक्षण के दौरान विमान से कृत्रिम वर्षा कराने वाले सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, इसकी सीमित मात्रा में छिड़काव की गई है। आधे घंटे के आसपास ये पूरा प्रोसेस चला है। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सदकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टिस अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं। जरा वरुण से ही समझ लेते हैं। वरुण, जो जानकारी दिल्ली के मंत्री दे रहे थे क्लाउड सीडिंग को लेकर, अब दिल्ली में वो आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश जो पहली बार होगी, वो कब तक हो सकती है, अनुमान क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 2 बजे के आसपास का वो समय था जब वो क्लाउड सीडिंग की गई है। दिल्ली के करोल बाग, मयूर विहार, कुल 60 से 70 किलोमीटर का वो एरिया है जिसे कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां पर बादल थे। क्लाउड सीडिंग बिना बादल के नहीं हो सकती थी, इसीलिए मौसम विभाग से लगातार जानकारी ले रही थी दिल्ली सरकार की कब वो हो सकती है। तो आज वो दिन था जब बादल पाए गए हैं, अगले 3 दिन तक रहेंगे, जैसा कि इस वक्त सिरसा बता रहे थे। लेकिन यहां पर मेन मकसद, यानी कि आप सोचिए, प्रदूषण लगातार 300 से ज्यादा वो AQI बना हुआ था और उसको साफ करना ही है। इसीलिए तो दिल्ली में इस वक्त आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है, ये नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण हटाना ही इस वक्त क्लाउड सीडिंग का सबसे बड़ा मकसद था। और इस वक्त वो आज क्लाउड्स थे जो आकाश में अभी भी दिख रहे हैं, और ये वो बादल हैं जिनमें क्लाउड सीडिंग कर दी गई है। अब ये उम्मीद की जा रही है, देखिए जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है, जिसमें दिल्ली सचिवालय के आसपास वाले इलाके में शायद इस समय बारिश शुरू हो गई है। और क्योंकि ये क्लाउड सीडिंग जो है वो बुराड़ी से लेकर इधर मयूर विहार तक इस पूरे हिस्से के अंदर की गई है जहां पर बादल थे, और वो नाम ही बता रहा है क्लाउड सीडिंग, मतलब बादल है और बादल के अंदर ये एक तरीके से बीजारोपण। और ये बीजारोपण किस लिए किया जा रहा है? कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, जिसका ये ट्रायल हुआ और अब बारिश भी शुरू हो गई है। इसको लेकर अपडेट दीजिए जरा वरुण। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, सेस्ना विमान है वो ऊपर से दिल्ली के बहुत से इलाकों से इस वक्त गुजरा है। उसने अपना जो फ्लेयर्स हैं 2.5 मिनट तक अगर लगातार चल रहे हैं और वो विमान चल रहा है, तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर उन्होंने इस वक्त बादलों पे वो सीडिंग की, यानी कि वो रसायन इस वक्त वहां पर डाला, जिसके बाद वहां पर वो मॉइस्चर मिलता है। और अब जब बारिश हो रही है तो वो प्रदूषण कम ऐसे करेगी कि जो PM 2.5 की और PM 10 के जो कण होते हैं उनको नीचे गिरा देगी, जिससे कि वो हवा का जो स्तर है, जो हवा है वो साफ हो पाए, जिसका वो जो मकसद था वो कुछ हद तक साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो बादल, मॉइस्चर वाली जरूरत थी, वो आज मिलते हैं। यहां पर क्लाउड सीडिंग होती है, कानपुर से विमान लाया जाता है, और उसके बाद दिल्ली के इतिहास में एक तरीके से इस बार जो मॉडर्न तरीके से जो पहली बार आर्टिफिशियल रेन हुई है वो आज हुई है। हालांकि बारिश का अनुमान भी साथ साथ में था। अब ये देखना होगा किस तरह से जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। लेकिन दिल्ली के बहुत से इलाकों में इस वक्त क्लाउड सीडिंग हुई है, और हर जगह अलग अलग समय पर हो सकती है, क्योंकि कहां पर कितना बादलों पर फर्क पड़ा है उस सीडिंग के बाद वो भी फर्क पड़ता है। 15 मिनट से लेकर 4-5 घंटे तक भी हो सकता है। और आज ही ऐसे एक बार और सॉर्टी की जाएगी, जिसमें यह कोशिश की जाएगी कि दिल्ली के बाकी हिस्सों में भी वो क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन कराई जा सके, जिससे कि वो प्रदूषण से जो लड़ाई पिछले 10 साल से कोई भी इलाज निकल नहीं पा रहा था कि आखिर में क्या किया जाए, प्रदूषण का स्तर कैसे कम किया जाए, तो उसमें एक बहुत बड़ा कदम आज दिल्ली के इतिहास में आप मानिए जो उठाया गया। पहली बार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश शुरू। ये पहली बार कृत्रिम बारिश है राजधानी दिल्ली में हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, दिल्ली में प्रदूषण का समाधान कृत्रिम बारिश। क्या मान लिया जाए कि दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात का सबसे बड़ा हल, सबसे बड़ा समाधान अब कृत्रिम वर्षा के जरिए मिल गया है? क्योंकि फिलहाल दिल्ली के कई हिस्सों में ये आर्टिफिशियल रेन शुरू हो चुकी है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक छात्र और उसकी बहन का न्याय की गुहार लगाते हुए बयान सामने आया है। मामला घर में घुसकर पिटाई से जुड़ा हुआ है। आरोपी सोसाइटी के सेक्रेटरी, घर में घुसकर शालू नाम की लड़की और उसके भाई की सेक्रेटरी ने पिटाई की। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी बदमाशों के साथ घर में दाखिल होता है और दोनों भाई बहन को पीटने लगता है। पीड़िता ने वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वो मडियाव थाने में FIR दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने उसकी तहरीर ही नहीं ली। हालांकि वीडियो वायरल हुआ, इस पर राजनीति गरमाई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। लेकिन जिस तरीके से घर में घुसकर युवती और उसके भाई के साथ मारपीट की गई, उससे लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े हो गए। मेरा नाम शालू चौरसिया है और मैं IIM तिराहा इल्डिको सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मडियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीज़न भी नहीं बता रहे। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्त के वहाँ अपने भाई के साथ रुकी हुई हो। और उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक से एक बस में आग लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ये घटना टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर हुई है। यहां प्लेन से यात्रियों को एयरपोर्ट तक लाने वाली जो बस थी, अचानक उसमें आग के शोले भड़क गए। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बस को धू-धू कर जलता देख तमाम लोग खौफजदा हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कैसे बस में तेजी से आग भड़की हुई है।
फौरन ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, बस में लगी आग को बुझा दिया गया। वहीं हरिद्वार के रुड़की से हैरान करने वाला वीडियो एक सामने आया है। यहां साइकिल से जा रही एक मासूम बच्ची की मुतवल्ली साहब से टक्कर हो गई और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुतवल्ली साहब ने मासूम बच्ची के गाल पर थप्पड़ बरसा दिए, जिसके बाद बच्ची निराश होकर अपने घर गई। लेकिन जब परिजनों ने बच्ची के गाल पर थप्पड़ के निशान देखे, सीसीटीवी कैमरा चेक किया, तो फिर इस मुतवल्ली की करतूत पता चली, जिसके बाद दो पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट की घटना पास लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई थी। मुतवल्ली का नाम मोहम्मद इकराम है। मासूम बच्ची के गाल पर वो थप्पड़ बरसाता नजर आया, लेकिन उसे ये करना भारी पड़ा। हवालात की हवा अब खानी पड़ी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुतवल्ली, मोहम्मद इकराम, इसके अलावा मोहम्मद आरिफ और शरीयत नाम के ये 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। तीनों पर शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में कार्रवाई की गई है। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यहां 9 साल का एक मासूम बच्चा हाल ही में बनाए गए टॉयलेट के गटर में जा गिरा और इसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना मुरादनगर इलाके की है, जहां की नगर पालिका ने इस टॉयलेट का निर्माण कराया, लेकिन लापरवाही करते हुए गटर को ढका नहीं। 9 साल का बच्चा खेलते खेलते गटर में जा गिरा। कई घंटे के बाद बच्चे का शव गटर से निकाला गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। सबसे बड़ा सवाल अब मुरादनगर नगर पालिका को लेकर खड़ा है, जिसकी लापरवाही ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। उधर मुंबई से सटे थाने में बिना हेलमेट बाइक चला रहे युवक का चालान कटा तो वो इस कदर भड़क गया कि उसने दौड़कर स्कूटी पर सवार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रोक लिया और इसके बाद वो पुलिस वालों की स्कूटी का वीडियो बनाने लगा। युवक ने पुलिस वालों की स्कूटी दिखाई, जिसके आगे की नंबर प्लेट पर जंग लगा हुआ था, जिससे साफ नहीं दिख रहा था कि नंबर प्लेट पर नंबर क्या है। तो कानूनन इस तरह के नंबर प्लेट अवैध है। ऐसे में युवक ने पुलिस पर भी सवाल उठाए और उसकी पुलिस वालों के साथ कहासुनी हुई। बाद में पता चला जिस स्कूटी पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सवार था वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी की नहीं थी, उसके दोस्त की थी। लेकिन युवक का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद युवक के साथ साथ अब उन पुलिस वालों पर भी सवाल खड़ा हो गया है जो जंग लगी नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार थे। जमा करायची गाडी तुम्ही कशी आणू शकतात? हो साहेब, थांबा, कशाला पळताय? आगे बढ़ेंगे, तूफान आ रहा है, मोंथा से सावधान हो जाइए। ये वो तूफान है जो अब से सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद आंध्र प्रदेश के करीब तट से टकराने वाला है। तूफान अभी टकराया नहीं है, लेकिन उसके आने से पहले खौफ के निशान दिखाई दे रहे हैं। समंदर की लहरों में मोंथा की दहशत वाली दहाड़ सुनाई पड़ रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में तटीय इलाकों में हाई अलर्ट है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम्स लोगों को समुद्र से दूर रहने की अपील कर रही है। निचले इलाकों से लोगों को तेजी से सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। मोंथा तूफान अब गंभीर चक्रवाती तूफान बन चुका है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है तट से। अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। आंध्र ओडिशा बॉर्डर के बीच ये तूफान टकरा सकता है। शाम 6 बजे से लेकर आधी रात के बीच कभी भी ये तूफान तटीय इलाकों से आकर टकरा सकता है। मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच लैंडफॉल जोन मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान जताया गया है। लैंडफॉल जोन मतलब वो हिस्सा जमीन का जहां पर आकर सबसे पहले ये तूफान टकराएगा। तो आशंका है कि तूफान जब टकराएगा तो उस वक्त हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बहुत भारी बारिश हो सकती है, यानी तटीय इलाकों में बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन जितने जोर शोर से तूफान तट की ओर बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा जोर शोर से तूफान से निपटने की तैयारियां की गई हैं। समुद्र के किनारे बस निचले इलाकों से लोगों को तेजी से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम्स तैनात कर दी गई है।
तो मोंथा तूफान कैसे डरा रहा है, देखिए इसी के चलते 55 से ज्यादा ट्रेन फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। दक्षिण भारत में इसका खासा असर देखने के लिए मिल रहा है। 50,000 से ज्यादा लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तटीय इलाकों से दूर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। कई तटीय राज्यों में स्कूल भी बंद रखे गए हैं एहतियातन। तो तूफान से बचने के लिए ये वो एहतियाती कदम है जो उठाए गए। अभी मोंथा तूफान जिस रफ्तार और जिस दिशा में बढ़ रहा है, उस हिसाब से मौसम विभाग का कहना है तूफान आज शाम 6 बजे से लेकर आधी रात के बीच आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर के तट से टकरा सकता है। तूफान के आने से पहले उसके निशान नजर आने लगे हैं। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं कहीं बारिश शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा असर ओडिशा आंध्र प्रदेश में होने की आशंका है। दिखाते हैं आपको विशाखापट्टनम से हमारे सहयोगी मोहसिन खान की ग्राउंड रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में तूफान का कहर जारी है और लगातार हम अपडेट यहां से दे रहे हैं आपको। वैजाग विशाखापट्टनम बीच पर हम हैं इस वक्त। यहां पर आप देख सकते हैं कि समंदर के किस तरह का रवैया बदला हुआ है। आमतौर पर समंदर शांत होता है, लेकिन इस वक्त गुस्से में बिखरा हुआ लग रहा है और हवाएं भी 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। यहाँ पर 31 अक्टूबर तक मौसम विभाग के अनुसार सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बंद रहेंगी, क्योंकि 31 अक्टूबर तक तूफ़ान के जारी रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। स्कूल सरकारी यहाँ पर बंद किए जा चुके हैं और आदेश जा चुका है कि 30 से 31 अक्टूबर के बीच सारे स्कूल्स बंद रहेंगे और जो सरकारी कार्यालय हैं वो सतर्क कर दिए गए हैं। ख़ास तौर के ग्रेटर विशाखा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सतर्क कर दिया गया है और डिज़ास्टर फोर्सेस यहाँ पर मैदान में हैं और जितनी भी बारिश से अटकलें आ रही हैं, लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, उससे निपटने के लिए ये सरकारी इदारे हैं। लेकिन जो जनता है उनको कुछ परेशानियों का सामना है, क्योंकि तेज़ हवाओं के चलते कई देहातों में बिजली की कटौती अभी भी जारी है। बिजली बहाल नहीं की गई है, लेकिन हमने बात की यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी हैं, उनसे बात करने पर बताया गया कि जो हवाएं तेज़ चल रही हैं उसके कारण मजबूरन बिजली की कटौती करनी पड़ी है और जैसे ही हवाएं सामान्य हो जाती हैं तब बिजली को बहाल किया जाएगा। पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है बीच के आसपास, ताकि वो लोगों को अंदर जाने से रोक सके। और आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देती हूं किन किन राज्यों में मोंथा तूफान का असर ज्यादा देखने को मिलेगा, कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है। ये हैं वो 4 तस्वीरें आपके सामने। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पुडुचेरी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहां पर भी इस मोंथा तूफान का खासा असर देखने के लिए मिलेगा और कुछ जगह तो अभी से समुद्र में ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं, तेज हवाएं चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और साथ ही बारिश भी रह रहकर शुरू हो चुकी है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मजदूरों को लेकर जा रही थी एक प्राइवेट बस हाई टेंशन तार की चपेट में आई, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। करीब 12 मजदूर बुरी तरीके से झुलसे हैं। बस में 5 से 6 सिलेंडर्स भी बताया जा रहा है रखे हुए थे और जैसे ही हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बस में आग लगी, ये जो सिलेंडर बस में रखे हुए थे एक के बाद एक इनमें धमाके शुरू हो गए और आग फैलती चली गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कई मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन इस घटना पर नजर बनाए हुए है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जयपुर में जब बस में आग लगी उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। इस हादसे की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 12 अन्य बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है और कैसे मौके पर राहत और बचाव अभियान को आगे बढ़ाया गया वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक यात्री चलती ट्रेन से उतरते वक्त ट्रेन के नीचे आ गया, लेकिन जैसे युवक गिरा पास में मौजूद रेलवे सुरक्षाकर्मी और लोगों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। दरअसल ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि ट्रेन रुक जाती इससे पहले ही यात्री चलती ट्रेन से उतरने लगा। इससे युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो बुरी तरीके से गिरा। गनीमत तो ये रही कि जिस जगह युवक गिरा वहां पास में ही रेलवे सुरक्षाकर्मी, रेलवे पुलिस के जवान मौजूद थे, जिन्होंने देवदूत बनकर इस युवक की जान बचा ली। लेकिन अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो फिर जान पर बनाती। ये घटना उन लोगों के लिए एक सबक है जो चलती ट्रेन को पकड़ने की गलती करते हैं।
बिहार के बेगूसराय में पुलिस वालों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। यहां पर चुनाव से पहले अचानक आधी रात पुलिस वालों ने एक घर पर दबिश दी और घर की महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की। आरोप है इस दौरान पुलिस वालों ने घर के मुखिया के हाथ में जबरन पिस्टल थमाई, अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया घर के मुखिया पर और गिरफ्तार कर अपने साथ पुलिस ले गई। पुलिस पर आरोप है ये कार्रवाई मौजूदा विधायक के इशारे पर की गई है, जो इस परिवार से इस बात को लेकर खफा था कि ये परिवार दूसरी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहा है। वहीं जिस वक्त पुलिस वालों ने घर पर कार्रवाई की उस दौरान घर की महिलाएं मौजूद थीं और पुलिस वाले इस दौरान महिलाओं से भी अभद्रता करते दिखे। और अब खबर पंजाब से है, जहां फिरोजपुर से खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हुई। हादसे की लाइव तस्वीर सामने आई। हादसा सत्यवाला गांव में सामने आया है। यहां स्कॉर्पियो पर 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक स्कॉर्पियो की छत तोड़ता हुआ बाहर निकल आया, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये देखिए आप, कितना भीषण ये हादसा हुआ। स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद ये गाड़ी पलट गई और फिर इसकी छत बाहर निकल गई, जिससे गाड़ी में सवार युवक भी बाहर उछल के गिरा। हादसे में घायल हुए युवकों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उधर मुंबई में मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन के नीचे जमा हुए। मेट्रो स्टेशन के नाम में कॉर्पोरेट कंपनियों का नाम जोड़ने का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है फडणवीस सरकार लगातार मेट्रो स्टेशन के नाम के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेट्रो स्टेशन के नाम से कंपनियों के नामों को जोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। पुलिस ने इस दौरान हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं लखनऊ में एक ट्रक ड्राइवर की उस वक्त सांसें अटक गई जब चलते ट्रक में अचानक अजगर निकल आया। इसके बाद तो ट्रक ड्राइवर ने फौरन ट्रक रोका। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। रेस्क्यू कर अजगर को ट्रक से निकाला गया। अजगर जो है वो ट्रक के गियर बॉक्स में घुसा हुआ। इसे निकालने में रेस्क्यू टीम को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ये पूरा मामला लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हुआ, जहां अजगर की खबर सुनते ही देखने वालों की भी भीड़ जुट गई। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन घोषणा पत्र जारी कर रहा है। आपको सीधे लेकर चलते हैं। अच्छा, फिलहाल आप देख रहे हैं मंच पर तमाम नेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य को आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी भी यहां पर मंच पर मौजूद हैं। तो महागठबंधन के ये नेता जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहां पर महागठबंधन का जो साझा घोषणा पत्र है वो जारी होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर में। हालांकि राहुल गांधी की मौजूदगी क्यों नहीं, इसको लेकर कई तरीके के सवाल थे कि क्या राहुल गांधी महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र को लेकर खुश नहीं है, क्या किसी तरीके की नाराजगी अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की मौजूदगी नजर आ रही है। पवन खेड़ा भी यहां पर मंच पर मौजूद हैं, तेजस्वी यादव यहां पर मौजूद हैं और बस कुछ ही देर में घोषणा पत्र जारी होने वाला है। घोषणा पत्र में कौन कौन से बड़े वादे होंगे, इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है,
पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन के दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है, बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राज्य के सचिव श्री रामनरेश पांडे से आग्रह करूंगा कि वे संबोधित करें। अध्यक्ष जी और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी जी, गठबंधन के तमाम नेतृत्व के मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आज काफी प्रसन्नता है और हम महागठबंधन के लोगों ने वादा किया था कि हम चुनावी घोषणा पत्र अविलंब आपके बीच लेकर आएंगे। आज पवित्र दिन जो है, आज इस दिन के अवसर पर संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण जो हमारा महागठबंधन का आपका घोषणा पत्र है, मैं आपके बीच सीपीआई की ओर से आपके इस प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त रूप से गठबंधन की ओर से पेश करता हूं और यह घोषणा पत्र बिहार के इतिहास में पहला घोषणा पत्र है। हम सब परिवार को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, परिवार के बेरोजगारी दूर करेंगे। आप इस घोषणा पत्र में संपूर्ण बिहार का विकास, परिवर्तन की धारा की ओर हम संकल्पित हैं। इस आगे वाले मतगणना के बाद जो परिवर्तन में हमारी सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी, हम उसी दिन से इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आईआईपी के नेता श्री आईपी गुप्ता जी से। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सहित मंच पे जितने महागठबंधन घटक के नेतागण बैठे हैं, सामने मीडिया वाले दोस्तों, बिहार बदलने वाला है। एक नौजवान मुख्यमंत्री का बिहार इंतजार कर रहा है और वो नौजवान मुख्यमंत्री अपने विजन के साथ ये घोषणा पत्र लाया है। बिहार आने वाले दिनों में कैसे बदलेगा उसका एक प्रारूप है, एक रोड मैप है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 20 दिनों के अंदर एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक प्रण है तेजस्वी का। और आप देखेंगे कि बिहार किस तरह इस घोषणा पत्र के साथ, इस प्रण के साथ बदलेगा और बिहार बदला जा सकता है। वनवास खत्म होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और एक नया बिहार का रोड मैप आपके सामने है। मैं आईपी गुप्ता खुशनसीब समझता हूं कि इस प्रण के साथ मैं तेजस्वी जी के साथ हर पल खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
कुमार जी CPIM से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मित्रों, ये संकल्प पत्र आपके सामने है। यह संकल्प पत्र महागठबंधन की तरफ से यह लिया जा रहा है कि 20 साल नीतीश जी की सरकार सुशासन और कुशासन और बदहाल बिहार के रूप में हम देख रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।